Hi everyone, welcome back. Welcome back to the channel. आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स. डायरेक्टली चैप्टर 2 से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है. इसको कंप्लीट करेंगे देन पढ़ेंगे रियल नंबर्स चैप्टर 1. तो ये सेम चैप्टर हमने 9th में भी पढ़ा था. वापस से पॉलिनोमियल्स को 10th में पढ़ रहे हैं. तो आखिर ऐसा क्या चेंज हुआ है? 9th में हमने क्या नहीं पढ़ा था जो 10th में वापस से इस चैप्टर को देख रहे हैं हम, ठीक है. क्या टॉपिक है, थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं. तो बेसिक समझने से भी पहले अगर मैं की डिफरेंसेस की बात करूं कि क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स और 10th के पॉलिनोमियल्स में क्या मेन डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए क्लास 9th में हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों तरह के पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया था, उनको सॉल्व भी किया था और सॉल्व करके हमने उनके जीरोस निकाले थे, उनका सॉल्यूशन, उनके रूट्स निकाले थे, ठीक है. क्लास 10th में हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करनी है. पहला डिफरेंस तो ये, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमें डील करना है. दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस आएंगे, उन जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होंगे, उन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है, एक रिलेशन को वेरीफाई करना है. इसके अलावा हमें क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स में ये भी पढ़ना है कि ग्राफ की मदद से जीरोस कैसे निकालें. ये भी पढ़ना है कि अगर जीरोस गिवन होगा तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें. और बहुत ब्रीफ में हमें पैराबोला के साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है. 10 से 15 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक से भी पहले मैं ये बताऊं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते किसको है. सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हम सब समझते हैं इतना, जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा. आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये कैसा दिखेगा भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है. यहां पर एक बात मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो आपका a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं समझ लीजिए. अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ax स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होके 0 से क्या बन जाएगा भाई? 0 बन जाएगा. और अगर ax स्क्वायर वाला टर्म 0 बन गया, मतलब अगर ax स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा. इसलिए हम कहते हैं कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है. और कुछ समझते हैं भाई. इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं? a, b, c एंड x. तो x तो ऑब्वियसली एक वेरिएबल के तौर पे यूज किया गया है. a, b और c क्या है भाई? तो a, b एंड c जो आप देख रहे हैं ये आपके कांस्टेंट हैं. किस तरह के कांस्टेंट? कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि होल नंबर होंगे या नेचुरल नंबर होंगे या पॉजिटिव इंटीजर या रेशनल? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये किसी भी तरह का हो सकते हैं. तो आप बोलेंगे ए, बी एंड सी आर रियल नंबर्स. कैसे हैं ये? कांस्टेंट तो हैं लेकिन कैसे हैं? रियल नंबर्स. अगर मैं ए, बी और सी को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा कि ए, बी, सी क्या है भाई? ए को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ये. क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई. बी क्या है? आप देख सकते हैं बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया. बी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. और सी क्या है आपका? सी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म. सी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म, ठीक है. एबीसी के बारे में बहुत थोड़ा सा जान लिया हमने ब्रीफ में. अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. हमने देखा था क्लास 9th में कि मेरे पास अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सपोज करिए एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है भाई. और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मैं अपने मन से ले लेता हूं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है. जिनको नहीं पता px के बारे में बता दूं. px का क्या मतलब है भाई? px का सिंपली मतलब है पॉलिनोमियल इन x. क्या मतलब है इसका? पॉलिनोमियल इन x. ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है. px ये बता रहा है, यहां पे अगर x लिखा हुआ है तो वो ये बता रहा है कि जो मैं पॉलिनोमियल लिखने वाला हूं, जो मैं एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं, वहां पर वेरिएबल की जगह x यूज होगा. मतलब अगर यहां px लिखा है तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, या कुछ भी लिखूंगा x रहेगा वेरिएबल के तौर पे. ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे px लिखा हो और यहां पर x ना लिख के कोई और वेरिएबल इस्तेमाल किया गया हो. ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. ये हो सकता है t लिखा हो तो फिर यहाँ पे t इस्तेमाल किया जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10. ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे t लिखा गया और यहाँ पे y लिख दे. बात समझ में आ रही है?
तो ये सिंपल है, क्या है, सिंबल के तौर पे यूज किया गया है। तो px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। अब आगे समझते हैं, अगर मैं इन दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने की कोशिश करूं, तो 9th में हमने इतना जरूर सीखा है कि किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए उनको जीरो से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो आइए जरा इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे कहूंगा क्या चीज, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कहूंगा पुटिंग px इज इक्वल टू 0, यानी कि जो मेरा पॉलिनोमियल है x+2, अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है भाई, यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर इसको भी वैसे ही सॉल्व करूं तो मैं बोलूंगा कि पुटिंग px इज इक्वल टू 0, यानी कि जो पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10, अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट करने की कोशिश करूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करूंगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे पर्पस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को एक्सप्लेन करना नहीं है, पर्पस है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्प्लिट करने आता होगा। मैं इस चीज को डायरेक्टली लिख देता हूं। तो ये बना x² + 5x + 2x + 10 इज इक्वल टू 0। आपने x कॉमन लिया, ये बना x + 5, आपने 2 कॉमन लिया, ये भी बन गया आपका x + 5। वापस से आपने x + 5 कॉमन लिया, ये बन गया x और ये बन गया 2। ठीक है भाई, अब मुझे अगर सॉल्व करके इनके जीरोस निकालने हैं तो मैं 1 बाई 1 दोनों को 0 से इक्वेट करूंगा। तो पहला फैक्टर x + 5 0 से इक्वेट करूंगा तो x की एक वैल्यू आ गई कितनी, -5, और x की जो दूसरी वैल्यू है वो कितनी आ गई सर, दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -2। अब थोड़ा सा समझते हैं, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू -2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ, अब एक ही है, सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं करते हैं, जीरोस ऑफ px, है ना, कि ये जो चीज है x इज इक्वल टू -2, इसका एक जीरो है, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों क्या है, ये दोनों भी क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं, दो हैं तो जीरोस, एक, अभी सिंगुलर प्लूरल हम नहीं सीख रहे हैं, काम पे ध्यान देते हैं, जीरोस ऑफ px। ऐसा क्यों कहा जाता है, अब इसका रीजन समझते हैं। अगर इस x इज इक्वल टू -2 को मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूं तो x इज इक्वल टू -2 पुट करने से, x इज इक्वल टू -2 एक रैंडम वैल्यू नहीं है, वो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर इस सॉल्यूशन को ही पुट करूं जो सॉल्व करने से आया था, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। करके देखते हैं, अगर मैं x की जगह -2 पुट करता हूं तो अब मैं इसको बोलूंगा p ऑफ -2, x की जगह रखता हूं अगर मैं -2 + 2 तो क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, आप एक बात और अच्छे से समझ लीजिए कि अगर इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -2 के अलावा कुछ भी और रखने की कोशिश करूं तो वो पॉलिनोमियल 0 नहीं बनेगा, सिर्फ इसी वैल्यू पर 0 बनेगा, इसीलिए इसको कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम यहां भी होगा, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में उन वैल्यूज को रखूं जो सॉल्व करने से आया था तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। इसको भी मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है भाई, यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, px। 1 बाई 1 ट्राई करता हूं, अगर मैं p की जगह, x की जगह -5 पुट करता हूं तब इसका नाम होगा p ऑफ -5। आइए रखते हैं -5, मेन पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, x² मतलब -5², 7x मतलब 7 × -5 और प्लस का 10। ठीक है, ये हो गया -25, ये हो गया आपका ये प्लस का 25 और ये हो गया आपका माइनस का 35 और प्लस का 10। ठीक है भाई, +25 +10, ये 35 हो गया, -35 आपने देखा ये 0 के बराबर आ गया। किस पर आया, -5 पर। ठीक, क्योंकि मैंने x इज इक्वल टू -5 पुट किया और -5 पर ये पॉलिनोमियल 0 बना है, इसलिए -5 को कह रहा हूं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम रख के चेक करेंगे आप तो -2 पर भी ये 0 बनेगा, तो आप इसको बोलते हैं कि -2 भी क्या है, इसका एक 0 है। चलिए, एक बात तो ये हो गई कि 0 क्यों कहते हैं। दूसरा ये नोट करने वाली बात है कि यहां पर x का एक ही सॉल्यूशन आया है, x की एक ही वैल्यू आई है, इसको सॉल्व करने से x का एक ही 0 मिला है, जबकि यहां पे इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से x के 2 जीरोस मिले। ऐसा क्यों? तो अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी, वो 1 थी। डिग्री इसका 1 था तो सॉल्यूशन 1 आया। यहां पर जो x की डिग्री है ना, जो x के हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो x की अगर डिग्री, इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है
तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस भी 2 हैं। तो यहां से एक बात क्या पता लगी सर आपको कि डिग्री जितनी होगी ना किसी पॉलिनोमियल की, उतने ही जीरोस आएंगे। जितने डिग्री उतने ही जीरोस, उतने ही सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसके 3 जीरोस आएंगे। अगर आप किसी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसके 4 जीरोस आएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब क्या देखने को मिला, अब यहां पर किताब में इस बात को 2 तरह से लिखा जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये लिखा जाएगा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या लिखा जाएगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कि भाई किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, उनको सॉल्व करने से कितनी वैल्यूज आएंगी वेरिएबल की, 1 2 3 4 कितनी। तो कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस अगर पता लगाना चाहते हैं तो आप क्या देख लीजिए कि उसकी डिग्री कितनी है, जितने डिग्री उतने सॉल्यूशन। ठीक है भाई, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा किताब में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या चीज लिखा रहेगा आपको कि नंबर ऑफ जीरोस, क्या लिखा रहेगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखा रहेगा कि कितने जीरोस होंगे, लिखा रहेगा एट मोस्ट 2। क्या वर्ड लिखा रहेगा, एट मोस्ट 2। अब यहां पे बच्चों को परेशानी होती है, भाई अगर मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा, तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या 2 से कम भी हो सकता है क्या। भाई ज्यादा से ज्यादा 2 का क्या मतलब हुआ, 0 1 2। अभी तो हम कह रहे थे कि जितने डिग्री उतने ही जीरोस। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एग्जैक्टली 2 जीरोस होने चाहिए। तो ये वर्ड यूज क्यों कर रहा है, एट मोस्ट, क्योंकि एट मोस्ट बोलेगा तो फिर तीनों की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टेटमेंट भी 100% सही है और ये स्टेटमेंट भी 100% सही है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं दैट इज एट मोस्ट 2। अब मैं बताता हूं इसका रीजन कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, कि क्या 2 से कम आ सकते हैं। समझिए, मान के चलिए सर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 1 = 0। अब इसके जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो आप, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बेसिकली x² - 1 था, मैंने सॉल्व करने के लिए उसको पुटिंग px = 0 किया। अब मैं इसको सॉल्व करके 2 आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या बनेगा, x² = 1, सो x = √1। तो x की 2 वैल्यूज आती हैं +-1। ठीक है, किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आए तो ऐसे भी समझ सकता है कि x² - 1 = 0 था। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x² और इसको लिख सकता हूं 1²। ठीक है भाई, 1 को 1² लिखा जा सकता है। अब ये a² - b² है तो a + b और a - b। तो यहां से अगर मैं 0 से इक्वेट करूं पहले फैक्टर को, x + 1 0, तो आपको देगा x = -1। और अगर दूसरे को इक्वेट करूं x - 1 = 0, तो आपको फैक्टर में क्या मिलेगा, x = +1। तो ये 2 जीरोस आ गए। ठीक है, इसको मैंने फैक्टर सॉल्व किया, मुझे 2 जीरो मिले, -1 +1। समझिएगा, अगर मैं सवाल कुछ ऐसा ले लूं कि एक पॉलिनोमियल गिवन है px = x² + 1। अब इसके भी जीरोस निकालने हैं, आइए जीरोस निकालते हैं। क्या करेंगे आप लिखेंगे कि पुटिंग px = 0। आप उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं जब भी आपको सॉल्व करके जीरोस निकालना हो। आपने कहा x² + 1 = 0, सो x² = -1। x = भाई स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, रूट के अंदर नेगेटिव। इस बात को समझते हैं, क्लास 10th में थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में डिस्कशन है इसका चैप्टर 4 के अंदर। क्लास 11th में भी चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं सर, इमेजिनरी। यानी कि अगर ये रूट है, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो मैं कहूंगा कि ये इमेजिनरी रूट है। ये कैसा रूट है, इमेजिनरी रूट है। बात को समझ रहे हैं। आंसर यहां भी 2 है, आंसर यहां भी 2 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताने की कोशिश करूं तो 11th में ये कहा जाएगा, आपको एक चीज पढ़ाया जाएगा आयोटा। वहां पे आप पढ़ेंगे कि i², आयोटा को i से लिखते हैं, i² = -1। तो इस चीज को फर्दर सॉल्व किया जाएगा क्लास 11th में। 10th के बच्चों की लिमिट है यहीं पर रुक जाना है। ठीक है, 11th में इसको कैसे सॉल्व करवाया जाएगा, x = अब -1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा सर, i²। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बाहर, +-i।
मतलब कि एक वैल्यू पॉजिटिव आई, दूसरी वैल्यू नेगेटिव आई। तो समझने वाली बात है कि 2 जीरो यहां भी आए हैं सॉल्व करके, 2 जीरो यहां भी आए हैं। बात यह है कि जो जीरोस आ रहे हैं सॉल्व करके उनका नेचर कैसा है, वो किस तरह के हैं, वो दोनों आंसर्स मेरे रियल हैं या दोनों में से एक रियल एक इमेजिनरी है या दोनों इमेजिनरी है। इमेजिनरी कैसे पहचानना है, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया मतलब वो इमेजिनरी है। इनफैक्ट 10th क्लास के बच्चे को इमेजिनरी वर्ड यूज करने से भी बचना है, उनको बोलना है रियल एंड नॉट रियल। जो रियल होगा उसको रियल बोलेंगे और जो इमेजिनरी होगा उसको बोलेंगे नॉट रियल। अब अगर कुछ बच्चे को यह भी कंफ्यूजन होता है कि अच्छा पॉजिटिव मतलब रियल, नेगेटिव मतलब इमेजिनरी, नहीं, मैथ्स में रियल किसको कहते हैं, मैथ्स में रियल कहते हैं कि अ नंबर हुज स्क्वायर गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, है ना। किसी नंबर को स्क्वायर करें, आपको चेक करना है कि ये नंबर रियल है या ये नंबर इमेजिनरी है, तो आप कुछ नहीं करते हैं, आप उस नंबर का स्क्वायर करते हैं। अगर स्क्वायर करने से आंसर पॉजिटिव आया तो वो रियल नंबर है, और अगर स्क्वायर करने से आंसर नेगेटिव आया इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि यार पॉजिटिव का भी स्क्वायर करने से पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का भी स्क्वायर करने से नेगेटिव आता है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि स्क्वायर करने से अगर पॉजिटिव आया तो जाहिर है पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो ये क्यों कहा जा रहा है। तो आंसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि ऐसे भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद भी आंसर नेगेटिव आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो मैं ये कहूंगा सपोज करिए कि मैं अगर आपको कहता हूं क्या चीज कि एक नंबर है मेरे पास 2, मुझे चेक करना है रियल है कि इमेजिनरी है। आपने कहा होल स्क्वायर करो, आंसर कैसा आया, पॉजिटिव, रियल नंबर। ठीक है भाई, मेरे पास नंबर है -2, होल स्क्वायर की आंसर इज पॉजिटिव 4, ये भी कैसा है, रियल नंबर, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरे पास नंबर है √2, इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा भाई, 2, कैसा नंबर है, रियल। जब किसी नंबर का स्क्वायर करने से आंसर अगर पॉजिटिव आता है आप कहेंगे रियल। ठीक है, मैंने कहा -√2, भाई इसका स्क्वायर करना चाहता हूं, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, √2 का स्क्वायर 2, अभी कैसा है, रियल। लेकिन अगर अंडर रूट में है माइनस, रूट अंडर -2, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो भाई स्क्वायर करने से खाली स्क्वायर रूट ही तो खत्म होगा, आंसर इज स्टिल नेगेटिव। स्क्वायर करने के बाद भी नेगेटिव, इसका मतलब हुआ कि जो नंबर था ना, कौन ये जो था अंडर रूट -2, ये एक इमेजिनरी नंबर था। ठीक है, तो आंसर जो आता है ना सॉल्व करके, जो पॉलिनोमियल को सॉल्व करके रूट्स आते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो जो 2 रूट्स आते हैं उनका नेचर कैसा है, वो दोनों रियल हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना जब हम चैप्टर 4, तो वहां भी इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो दोनों रूट्स रियल भी आ सकते हैं, दोनों रूट्स इमेजिनरी भी आ सकते हैं, और उन 2 रूट्स में से ऐसा भी हो सकता है कि एक रियल और एक इमेजिनरी, लेकिन आएंगे हमेशा 2 ही रूट्स अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया है। और उसी के बेसिस पे ये बात कही जाती है कि जितने डिग्री उतने ही सॉल्यूशंस, उतने ही जीरोस। फिर ये क्यों कहा जाता है, तो जब भी ये स्टेटमेंट बोला जाता है आपको बस ये समझना है सर कि इस केस में वो सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स को कंसीडर करता है, इमेजिनरी रूट्स को कंसीडर नहीं करता है। इसीलिए जब वो बोलता है ना कि एट मोस्ट 2 रूट्स, तो अगर दोनों रूट्स रियल नंबर है तो उसके हिसाब से 2 रूट्स हैं, लेकिन अगर 2 में से एक रियल और एक इमेजिनरी है तो उसके हिसाब से एक ही रूट है, सिर्फ रियल वाले रूट को काउंट किया जा रहा है। क्लास 10th में लिमिटेशन है आपकी, रियल रूट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और अगर कंडीशन कुछ ऐसा आ जाए कि भाई आपने एक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया और दोनों ही रूट्स कैसे आ गए, इमेजिनरी, एक भी रूट रियल नहीं है, तो क्लास 10th के बच्चे के लिए अगर रियल रूट नहीं है मतलब वो रूट है ही नहीं। तो इसीलिए रूट है ही नहीं एक भी रियल, तो मैं कहूंगा कि एक भी रूट नहीं है तो 0 रूट है। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से जो ये बात लिखी हुई है बुक में कि एटमोस्ट 2 रूट्स आएंगे, एटमोस्ट का मतलब कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, वो इसलिए कह रहा है 2 तब मानेगा जब पहला रूट भी रियल, दूसरा रूट भी रियल, इसलिए कह रहा है कि 2 रूट्स हैं। यहां पे एक रूट रियल, एक रूट इमेजिनरी, तो वो इमेजिनरी को काउंट नहीं कर रहा है, तो कह रहा है कि एक ही रूट है। और अगर दोनों ही रूट्स इमेजिनरी आ गए तो वो दोनों को ही काउंट नहीं कर रहा है, इसलिए कह रहा है 0 रूट है। क्योंकि तीनों को कंसीडर कर रहा है, इसलिए उसने बुक में वर्ड यूज किया एट मोस्ट 2 रूट्स। समझ गए इस बात को? चलिए अब वापस से अगर हम आ जाएं तो हमने एक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था, उस पॉलिनोमियल को थोड़ा सा समझते हैं और डिटेल में।
ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 वाला एक पॉलिनोमियल था जो हमने पीछे कहीं सॉल्व किया था, ठीक है। आइए देखते हैं कि आखिर इन जीरोज में क्या स्पेशलिटी है भाई, क्या प्रॉपर्टी है, जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इन दो जीरोज को कुछ नाम दे दूं, बुक में आप देखेंगे नाम दिया गया है जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को नाम दे दिया गया अल्फा और बीटा। तो ज्यादा हाइप करने की जरूरत है, सिंपली एक नाम है। कह रहा है कि जो आपका पहला जीरो आया है ना सॉल्व करके, उसको आप बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं सर? अल्फा। इसका सिंबल आप बुक में ऐसे भी देखेंगे और कई बार इसका सिंबल ऑलमोस्ट ए से मिलता जुलता ऐसे भी देखेंगे। जो दूसरा रूट आया है सर, उसको आप बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं सर? बीटा। ये इसका सिंबल इस तरह से कुछ होता है। तो पहली बात, ये इसको जितना जल्दी आपने पढ़ा उतना ही जल्दी इसको भूल भी जाइए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली क्या है, जो दो जीरोज आए उसमें हमने एक का नाम दे दिया अल्फा, एक का नाम दे दिया बीटा, ठीक है भाई। अब रिलेशन ये देखा गया सर, रिलेशन ये देखा गया कि जब जब इन दोनों जीरोज को हम जोड़ते हैं, जिसको हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अगर मैं इस पॉलिनोमियल के पहले जीरो को और दूसरे जीरो को दोनों को आपस में ऐड करूं, जिसको मैं बोलूंगा सर सम ऑफ जीरोज। क्या बोलूंगा? सम ऑफ जीरोज। तो मैंने ये देखा कि जो सम ऑफ जीरोज है वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, हर बार किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ किसका? ये आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई हमने पीछे पढ़ा था कि एबीसी का नाम हमने पढ़ा था, है ना। एबीसी में हमने देखा था ए क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं और एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं। और यहां पे ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस को जोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों का सम लेंगे, तो वो एक फिक्स्ड नंबर के बराबर आता है। किसका? नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इन सबके जगह वर्ड्स को हटा के सिंबल को पुट करें, तो मैंने कहा पहले जीरो को मैं अल्फा मानता हूं, दूसरे को मैं बीटा मानता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हमने देखा था कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो भाई एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज बी, ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। तो ये देखा गया कि सम ऑफ जीरोज हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम अभी करके भी देखेंगे। दूसरा ये देखा गया कि अगर मैं दोनों जीरोज को क्या करूं, ये जो दो जीरोज आए हैं सॉल्व करके, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट लूं, तो देखा गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, वो भी एक फिक्स नंबर के बराबर है। किसके बराबर है भाई? कहा गया रेशियो ऑफ किसका रेशियो है? कांस्टेंट टर्म टू किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको भी अगर मैं वर्ड्स हटा के सिंबल में पुट करने की कोशिश करूं, तो मेरा पहला जीरो क्या है? अल्फा, दूसरा क्या है? बीटा। तो अगर अल्फा बीटा लेने की कोशिश करूंगा मैं, तो क्या है? कांस्टेंट टर्म सी को कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो देखा गया कि अगर दोनों जीरोस का प्रोडक्ट लिया जाए मेरे भाई, तो वो सी बाई ए के बराबर आता है, ठीक है। ये हमेशा ट्रू होगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये दोनों बातें हमेशा सही हैं। अगर लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आता है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है, या हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हमने नोट कर लिया था, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो हमने क्लास 9th में नहीं पढ़ा था। तो हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। इसी टॉपिक का नाम है क्या चीज? टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले आपने इस पॉलिनोमियल के जीरोस को निकाला, और जब जीरोस आ गया तो आपने देखा इन जीरोस और इन कोफिशिएंट्स के बीच, जैसे यहां पे ए है, बी है, सी है, इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है ना। अब एक और छोटा सा पॉइंट है भाई कि किसको अल्फा माने, किसको बीटा माने। सर आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लो। रीजन, एक बार दोनों को ऐड करना है। एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए किसी को अल्फा किसी को बीटा। सेम प्रोडक्ट में भी आप वो काम कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब टू नंबर्स कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। तो एक तो कंफ्यूजन ये भी नहीं होना चाहिए कि किसको अल्फा मानना है, किसको बीटा मानना है।
अब आइए चेक करके देखते हैं कि इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए ये दोनों रिलेशन ट्रू हो रहे हैं कि नहीं। 100% ट्रू होगा, हर क्वेश्चन में ट्रू होगा। इस पे ना करके मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं, ठीक है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या चीज, ये वाला, ठीक। क्या, टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, मैं उसको क्या करूंगा, सॉल्व करके, जैसे भी सॉल्व हो जाए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाए, बिना मिडिल टर्म लगाए काम चल जाए, उसको सॉल्व करके पहले मैं दो जीरोस निकालूंगा, और जब जीरोस आ जाए तो क्वेश्चन का सेकंड हाफ क्या कहता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो अभी पहला टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में इनकी बातें करेंगे। 3 टॉपिक और भी पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। हमेशा क्या देखेंगे आप कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये होगा कि सम ऑफ जीरोस, क्योंकि जीरोस का नाम हमने अल्फा और बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, अल्फा बीटा हमेशा सी बाई ए के बराबर होगा, और ये होगा ही होगा। मैंने पहले भी कहा, फिर से बोल देता हूं कि अगर ये दोनों लेफ्ट राइट इक्वल नहीं हुए, सेम नहीं हुए, तो या तो हमने कहीं कैलकुलेशन में एरर किया है या फिर हमने क्वेश्चन गलत नोट किया है। तो ये हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये चीज दोनों के दोनों वेरीफाई होंगे। इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं किसकी, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या चीज कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, एक मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे उसका जीरोस निकालना है। फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड देन सेकंड हाफ में क्या करना है, मुझे उनके जीरोस निकालने के बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। किसको, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो पहले जीरोस निकालने पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट 50% फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है भाई, गिवन पॉलिनोमियल कितना गिवन है, इसको मैं x कुछ मान लूं, px मान लूं, मैं इसको px मान लेता हूं। तो मैं बोलूंगा लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो मुझे उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा पुटिंग px इज इक्वल टू 0, यानी कि जो मेरा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसको फैक्टराइज करते हैं। अब यहाँ पे मैं डिटेल में बता देता हूं, किसी बच्चे को अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं पता तो फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट देखते हैं, कितना है भाई 12x स्क्वायर, और पूरा ना देख के खाली आपको कोफिशिएंट देखना होता है ना। तो 1 एंड 12 प्रोडक्ट कितना है सर 12, मिडिल टर्म वैसे तो पूरा 7x है लेकिन कोफिशिएंट खाली देखो कितना है 7। अब इस मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लास 8 में आपने सबसे पहली बार सीखा था इसको फैक्टराइजेशन में, वापस से 1 साल पूरा आपने क्लास 9th में पढ़ा, 10th में भी आप इसके बगैर कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। ये 10th में भी आपके साथ पूरे साल रहेगा। तो क्या करते हैं भाई, नाम में जैसा कह रहा है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को तोड़ना है। मतलब फर्स्ट और थर्ड को तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ना है। और तोड़ते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना है कि जिन 2 पार्ट्स में मैं ब्रेक करने वाला हूं, उन दोनों पार्ट्स को अगर आपस में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, और अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उतना ही आना चाहिए जितना फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके आया था। ठीक, इन बातों का ध्यान रखते हुए हमने इसको तोड़ा तो क्या हो गया भाई। चलो मैं बेसिक बता देता हूं, मान लेता हूं किसी को नहीं पता, कोई बच्चा कहेगा 6-1, कोई बच्चा कहेगा 5-2, कोई बच्चा कहेगा 4-3, कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि 8 and -1, बिल्कुल हो सकता है। इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा, इन सबको जोड़ने से 7 आ रहा है। लेकिन इसमें से हमारे लिए यूजफुल पेयर कौन है, वो है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 12 आ जाए, है ना। तो ये 12 नहीं दे रहा, ये 12 नहीं दे रहा, ये 12 दे रहा है। 4 + 3 जोड़ने से 7 भी हो रहा है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 12 भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइज कैसे करूंगा सर, फर्स्ट एंड थर्ड को मैं रहने दूंगा एज इट इज एक्स स्क्वायर, और ये हो गया मेरा 4x + 3x + 12 इज इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। x कॉमन लेंगे तो x + 4, इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लूंगा तो x + 4 अगेन। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं, x + 4 वापस से लेते हैं कॉमन, तो यहां बचेगा x + 3 दैट इज इक्वल टू 0। 1 by 1 दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं, x + 4 0, तो x आ गया आपका -4, और दूसरा जो फैक्टर है x + 3, अगर इसको भी 0 से इक्वेट करें तो दूसरा 0 आ गया x इज इक्वल टू -3। मतलब आपका क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ हो गया जहां आपने अल्फा और बीटा निकाल दिया। अब क्या करना है आपको, सेकेंड हाफ।
वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है भाई, तो सेकेंड हाफ करने से पहले आपके पास 5 चीजें रेडी होनी चाहिए, अल्फा बीटा यानी कि 2 जीरोज, और कोफिशिएंट यानी कि ए बी सी की वैल्यू। तो 2 जीरोज तो रेडी है, आइए जरा अपना ए बी सी रेडी करते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्टिव सवाल है तो हमें डायरेक्ट ना लिख के थोड़ा सा प्रोसेस लिखना है। तो हम डायरेक्टली ए बी सी ना लिख के ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम अपने गिवन पॉलिनोमियल को क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, तो हम देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है विच इज ए, वो मेरा यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और जो b है जो कि x का कोफिशिएंट होता है वो क्या है, मेरा यहां पर 7 है, और जो c है जो कि कांस्टेंट टर्म होता है वो मेरा यहां पर 12 है। 5 चीजें रेडी, अल्फा बीटा ए बी सी। अब आते हैं वेरिफिकेशन वाले पार्ट पे, तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन में सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलेंगे माइनस बी बाई ए। वैल्यू पुट करिए लेफ्ट राइट में और कुछ नहीं करना, अल्फा बीटा ए बी सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बराबर आना चाहिए। अल्फा इज -4, बीटा इज -3, ये माइनस अपनी जगह पर, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 1, -4 -3 को ऐड करेंगे -7, -7 अपॉन 1 -7 आ गया बराबर। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा ही होगा। दूसरा क्या वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। भाई अल्फा की वैल्यू -4, ठीक है भाई, बीटा की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 12, ए का वैल्यू कितना भैया, ए है 1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 12, 12 बाई 1 12 आ गया, दोनों बराबर, सम भी बराबर आ गया और प्रोडक्ट भी। तो यहां पे लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। बिल्कुल पहला सवाल है ये, इसलिए अच्छे से देख लो। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज, तो हमने इसको जीरो को निकाला, दोनों जीरो को निकालने के बाद अब आते हैं सेकेंड हाफ में, वेरीफाई करना है। उसके लिए 5 चीजें रेडी कर लीजिए, अल्फा बीटा ए बी सी रेडी हो गया। उसके बाद फॉर्मूला डालिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही काम करना है आपको। एक दो एग्जांपल और करते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहां पे दिया हुआ है सेम, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक, किसके किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट। कैसे करेंगे वही काम, पहले फर्स्ट हाफ पे फोकस करते हैं, पहले इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे लेट, अब यहां पे क्या लिखूं, px नहीं लिख सकता मैंने, px आपको बताया था पीछे, अगर वेरिएबल के जगह पे u है तो यहां भी u, और जब दिया ही है fu तो लेट वट लिखने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था तो मैंने अपने मन से लेट किया, जब दिया तो नहीं, तो क्या लिखेंगे, वी हैव, अब यहां पे लेट ना लिख के लिखेंगे वी हैव fu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, नो प्रॉब्लम। अब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तो जीरो से इक्वेट करेंगे, तो आप लिखेंगे पुटिंग f ऑफ u इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल है क्या चीज, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो मैं इसका भी कर सकता हूं, लेकिन जो काम आसानी से हो जा रहा है उसको मुश्किल क्यों बनाना। जनरली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप वहां लगाते हैं जहां 3 टर्म हो, ये बिना उसके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों में से 4 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, यहां पर 4 भी लेता हूं और दोनों में u भी दिख रहा है मुझे, तो 4u अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं 4u, तो यहां क्या बचेगा सर u, यहां पे क्या बचेगा 4 2 8, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक कॉमन मिस्टेक जो जल्दी में कोई बच्चा कर सकता है वो ये, थोड़ा सा यहां साइड में समझिए, अगर यहां से u को हटा दूं, मैं मान के चलता हूं कि 4 इंटू यू प्लस 2 होता इज इक्वल टू 0, तो आप u प्लस 2 की वैल्यू कैसे निकालते, आप इस 4 को उधर ले आकर डिवाइड कर देते और 0 से डिवाइड होके वो बन जाता क्या चीज, 0, तो आप बोलते कि u का आंसर कितना आ गया भाई -2, और ये 100% सही है। यहां पर वो गलती नहीं कर सकते आप ये गलती यहां नहीं कर सकते कि अच्छा ये जो 4u है ना उसको ले आकर उधर डिवाइड कर दो, आप ये गलती नहीं कर सकते यहां पर। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4u, ये काम आप नहीं कर सकते। रीजन बता देता हूं, u जो है ना, पहली गलती क्या होगी कि अगर आप ये काम करते हैं तो उस केस में 0 बाई दिस 0 और u की वैल्यू -2, दो जगह गलती हुई है भाई इस पूरे प्रोसेस में। पहली गलती, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो u का एक ही 0 क्यों आया, 2 आना चाहिए।
ठीक है भाई। दूसरी गलती, ये काम आप क्यों नहीं कर सकते, 4u को उस तरफ ले आकर डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको u के बारे में नहीं पता कि u की वैल्यू कैसी है। u एक वेरिएबल है, अगर u 0 हो गया तो, अगर u 0 हो गया उस केस में ऊपर भी 0, 4 इंटू 0 नीचे भी 0, और 0/0 इज नेवर 0। इस कंफ्यूजन से बाहर आइए, ये आप लोग इसको डिटेल में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये काम यहां नहीं कर सकते। अगर यहां पे वेरिएबल नहीं होता तो मैं 4 को ले जाकर उधर डिवाइड कर देता। तो याद रहे ये काम तो आपको नहीं करना है। अब आते हैं सर, फिर इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए 1 by 1, एक बार इस फैक्टर को, एक बार इस 4u को रखेंगे 0 के बराबर, 4u इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू 0/4, तो u कितना आ गया भाई आपका 0। और दूसरा एक बार इसको रखेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपका u कितना आ गया भाई -2। दो जीरोस आ गए आपके, एक अल्फा एक बीटा। क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ डन। अब सेकेंड हाफ पे फोकस करते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो इसको करने से पहले 5 चीजें रेडी हो हमारी, अल्फा बीटा ए बी सी। अल्फा बीटा मेरे पास है, ए बी सी तैयार करते हैं। क्या लिखेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो आप अपने ओरिजिनल इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए, जो डिग्री 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में वही आपका a है, तो यहां पर आपका a कितना है भाई 2। डिग्री 1 के साथ जो भी है वो आपका b है, तो b कितना है आपका 8। डिग्री 0 या कांस्टेंट टर्म, यहां कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा c कुछ नहीं है, तो क्या लिखूंगा 0, ठीक है। अब इनको वेरीफाई करते हैं, तो आप लिखेंगे वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला डालिए किसका, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा है 0 और बीटा कितना है -2। इधर आ जाइए, माइनस अपनी जगह पर, b है आपका 8, a हो गया आपका 2, -2 में 0 ऐड करेंगे, -2 ही रहेगा, ये हो गया कट के आपका माइनस कितना 4 है, ये कितना है 4 है, तो ये बेसिकली 2 नहीं हो गया, कितना था 4 था, तो ये हो गया आपका -8/4, तो ये भी कट के कितना हो गया सर -2। समझ में आ गई बात। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी सेम आना चाहिए, तो आप लिखेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा होता है c/a। अल्फा कितना है आपका 0, बीटा है -2, so 0 into -2 is equal to, अब c कितना है भाई, c is 0, a is 4, 0/4, ये इधर डिवाइड होकर भी 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर भी 0, दोनों बराबर आ गया, ठीक है। तो इसको आप लिख देंगे लास्ट में, हेंस वेरीफाइड। कैसे हुआ समझ गए, पहले हमने पॉलिनोमियल को सॉल्व करके 2 जीरोस निकाले, एंड देन एबीसी की वैल्यू डिसाइड की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से अपने पॉलिनोमियल को कंपेयर करके, एंड देन अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a। क्लियर है। चलिए, अगर मैं एक दो और क्वेश्चन अगर आपको दूं, सपोज करिए एक है मेरे पास, देखने में बहुत डरावना सा लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। आपके पास एक पॉलिनोमियल है, क्या चीज, आपसे कह रहा है सेम कहानी कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। इस बार आपको जो गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है, देखिएगा, गिवन fx इज इक्वल टू abx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AC इंटू x माइनस BC। अब इसको फैक्टराइज, देख के थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है, बहुत आसान है। आइए फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करूंगा, पुटिंग fx इज इक्वल टू 0, यानी कि जो पूरी कहानी है मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, यानी कि abx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AC इंटू x माइनस BC इज इक्वल टू 0। अब देखो, जब भी ऐसा तुम्हें दिखे, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पे मिडिल टर्म बाइनोमियल हो, मिडिल टर्म का जो मतलब जो x का कोफिशिएंट है ना b, ठीक है, वो बाइनोमियल हो, तो इसको कुछ नहीं करना है, एक्सपैंड कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, x इंटू दिस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के अलग कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया abx स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x इंटू बी स्क्वायर, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर x, AC इंटू x ACx माइनस BC इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम सॉल्व। सर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों के पास b है क्या, बिल्कुल है, दोनों टर्म के पास x है क्या, बिल्कुल है, तो आपने bx ले लिया कॉमन, a बचेगा, b ले चुके हैं, x लिया है तो एक x बचेगा।
सर यहां से b ले चुके हैं, एक b बचेगा, x तो ले ही चुके हैं, डन। इन दोनों में माइनस दोनों के पास कॉमन है, c दोनों के पास है, ले लिया c, और कुछ, अब कुछ कॉमन नहीं है भाई। यहां पे नेगेटिव ले चुके हो, c ले चुके हो, क्या बचेगा यहाँ पे, ax बचेगा। यहां पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, c ले चुके हो, क्या बचेगा, b बचेगा, इज इक्वल टू 0। वापस से इसमें और इसमें क्या कॉमन, तो आप बोलोगे दोनों के पास ax प्लस b है। ax प्लस b अगर आपने कॉमन लिया तो यहां से बच गया bx और यहां से बच गया माइनस c, इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 इन दोनों फैक्टर को मैं क्या करूंगा, 0 से इक्वेट करूंगा और यहां पे मेरे 2 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है, 1 बाई 1। तो क्या चीज, ax प्लस b को 0 के बराबर पुट करिए, ये जो पॉजिटिव b है उधर जाके नेगेटिव b हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है, a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस b अपॉन a, ठीक है भाई। दूसरा bx माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस c उधर जाके प्लस हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, दूसरी वाली c अपॉन b, तो यानी कि आपका अल्फा आ गया माइनस b बाई a और आपका बीटा आ गया c बाई b, नो प्रॉब्लम। अब मुझे abc भी तो चाहिए, abc भी तो चाहिए, तो आ जाइए, क्या लिखूंगा, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट। आइए जरा अपना abc डिसाइड करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन को देखते हैं, ओरिजिनल पॉलिनोमियल को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा abc क्या होगा। तो देखें यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही तो मेरा a है, तो यहाँ पे a की वैल्यू है ab के बराबर, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, भाई x का कोफिशिएंट कौन है, ये पूरा है, b स्क्वायर माइनस ac, और c आपका कांस्टेंट टर्म कितना है भाई, नेगेटिव bc। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एकदम एक्सप्रेशन इतने मुश्किल से लग रहे हैं, है कुछ नहीं। अब अपना काम नॉर्मल तरीके से करिए। अब आइए यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू पुट करते हैं। सर आपका अल्फा कितना है, किसी को पहले रख सकते हैं, तो मैं इसको पहले रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सी अपॉन बी, और नेगेटिव में है बी अपॉन ए, कोई बात नहीं। इधर आ जाइए, माइनस अपनी जगह पर। सर आपका बी कितना है, आपका बी है बी स्क्वायर माइनस ए सी, आपका ए कितना है, आपका ए है ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम आना चाहिए। यहां पे कितना हो गया, एलसीएम हो गया ए बी, ऊपर कितना हो गया, ए बी अपॉन बी, ए बचेगा, ए इंटू सी, ए सी बचेगा, ए बी अपॉन ए कैंसल आउट, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। इधर आ जाते हैं सर, अगर मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट को खोलूं तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, पहले पॉजिटिव लिख लूं, भाई माइनस 2 प्लस 3 है तो मैं 3 माइनस 2 लिख सकता हूं ना, तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए सी, तो पहले प्लस ए सी बाद में माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। आप देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल सेम आ गया, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। अब मुझे एक पार्ट और भी तो करना है वेरीफाई, क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, सी अपॉन ए। दूसरा अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए के बराबर। अल्फा है आपका नेगेटिव बी अपॉन ए, बीटा है आपका कितना, सी अपॉन बी। इधर सी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी सी, और आपका ए कितना है सर, ए बी। यहां से दोनों में देखिए आप b कैंसिल, यहां से क्या, यहां भी b कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, c अपॉन ए, यहां पर भी माइनस सी अपॉन ए। दोनों बराबर आ गया क्या, दोनों बराबर आ गया क्या, हर बार आएगा, नहीं आएगा तो या तो हमने कैलकुलेशन गलत किया है या हमने क्वेश्चन गलत नोट किया है, ठीक है। लास्ट में आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक। तो ये कुछ बेसिक सवाल था, सबसे एकदम बेसिक सवाल, क्या चीज, जिसमें आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने थे और पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के बाद आपको सम ऑफ, मतलब जीरोस और प्रोडक्ट जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन, यानी कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेफ्ट राइट बराबर दिखाना है कि या माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और प्रोडक्ट सी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। बाकी कुछ और सवाल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो, 2-3 सवाल है, घर पे ट्राई करिएगा, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना ट्राई करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।